नमस्कार साथियों, मैं महेश सेवरे पुनः अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जो अर्थव्यवस्था की हमने सीरीज चालू करी है उसके आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारी आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आजकल देखा गया है कि रेलवे का निजीकरण, अन्य संस्थाओं का निजीकरण, ये वाली चर्चा काफ़ी ज़ोर शोर से है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो नई आर्थिक नीति है उसको समझकर हम ये चीज़ महसूस कर सकते हैं कि वर्तमान समय में जो निजीकरण हो रहा है वह सही है या गलत है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। सामान्य तौर पर देखा गया है कि अर्थव्यवस्थाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक सार्वजनिक अर्थव्यवस्था जिसको हम राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, और एक दोनों का मिला जुला रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। हम जब आज़ाद हुए तो आज़ादी के समय, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि औपनिवेशिक शासन के कारण हमारे यहाँ संसाधनों का अभाव था और समस्याएं कई प्रकार की थी। तो हमारे सामने भी एक प्रश्न था कि हम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को फॉलो करें। उस वक्त विश्व में पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था का बोलबाला था। तो इस संदर्भ में हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था या राज्य अर्थव्यवस्था क्या होती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहाँ पर बाजार का बोलबाला होता है। यहाँ पर बाजार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उनके वितरण, रोजगार आदि को तय किया जाता है। इसमें इस बात को दर्शाया जाता है कि राज्य का कार्य जनता की भलाई करना है और साथ में एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना है जिस पर बिजनेस चल सकें। लेकिन राज्य का काम ये नहीं है कि वो व्यापार करे। इसके विपरीत जो हम राज्य अर्थव्यवस्था या सार्वजनिक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं उसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, लोगों को रोजगार देना, उनका वितरण करना, ये सब राज्य में निहित होता है। राज्य ये सारी चीज़ें सामूहिक उत्तरदायित्व के अनुसार निभाता है, यानी सरकार इन सब चीज़ों को मेंटेन भी करती है और साथ में इन पर पूरी तरीके से निगरानी भी रखती है। अब इस संदर्भ में हम 2 देशों का उदाहरण दे सकते हैं। सबसे पहले हम सोवियत संघ का उदाहरण देंगे, जो पहले यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था, जिसने 1930 के दशक में आई भीषण मंदी को अपनी अर्थव्यवस्था की दम पर न केवल रोका बल्कि खुद की एक तरक्की की मिसाल भी दी। उस दौर में देखा गया कि सरकार के नियंत्रण में चूंकि पूरी अर्थव्यवस्था थी तो इसके चलते सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भीषण मंदी से बच गई थी। इसके विपरीत जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो अमेरिका था वो एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा। यह महाशक्ति केवल सामरिक नहीं थी बल्कि आर्थिक भी थी, और अमेरिका ने अपने आदर्शों को स्थापित किया। उस आदर्श का नाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था, जिसमें बाजार को खुली छूट दी गई थी कि वो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएगा। इन दोनों के बीच केवल युद्ध सामरिक ही नहीं था बल्कि एक आर्थिक युद्ध भी चालू हो गया जो विचारधाराओं के दम पे लड़ा जा रहा था। एक था समाजवादी अर्थव्यवस्था का और दूसरा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। यानी हमारा विश्व जो है वो द्विध्रुवीय अर्थव्यवस्थाओं में उलझ गया और 2 ध्रुव हमारे शक्ति के केंद्र बन गए, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। देशों के साथ भी बड़ी विचित्र विडंबना थी। अगर कोई देश सोवियत संघ के समर्थन में जाता था तो वो अमेरिका से दूर हो जाता था, और अमेरिका के पास जाता था तो वह सोवियत संघ से दूर हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में कुछ देशों ने एक नॉन अलाइंड मूवमेंट करके समूह भी बनाया, जिसका उद्देश्य था कि यह जो अमेरिका और रसिया के बीच में कोल्ड वार यानी शीत युद्ध चलेगा उससे अलग वह दोनों का ना तो समर्थन करेंगे ना दोनों का विरोध करेंगे, बल्कि दोनों से अच्छे संबंध बना के अपने तीसरे गुट के माध्यम से एक और नया ग्रुप तैयार करेंगे। साथियों, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में 1948 में पहली बार उद्योग नीति को अपनाया गया, लेकिन हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र
देश घोषित हुए थे तो 1948 में हमने अपने उद्योगों को 4 कैटेगरी में बांट रखा था और 1956 में हम पुनः औद्योगिक नीति लाए, जिसके माध्यम से हमने उद्योगों को 4 से घटा के 3 श्रेणियों में ला दिया और हमने अपनी जो आर्थिक स्थिति थी उसके आधार पर समाजवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। यहाँ पर समझना जरूरी है कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल क्या था। ये मॉडल बेसिकली फ्रांस का दिया हुआ मॉडल था। इस मॉडल की खूबी ये थी कि ये पूंजीवाद और जो राज्य की अर्थव्यवस्था होती है दोनों का मिला हुआ रूप था। तो भारत ने भी इसी को आत्मसात करा, लेकिन भारत में इसको आत्मसात करने के साथ में एक छिपा हुआ एजेंडा भी था, जिसमें भारतीय जो शासन प्रणाली थी उसने पहली प्रायोरिटी सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को दी। यानी सरकार को ये प्राथमिकता थी कि वो जिस क्षेत्र में चाहे जैसे चाहे काम कर सकती है और सरकारी सबसे बड़ी नियोक्ता थी, सरकारी वस्तु और सेवाओं की उत्पादक थी और सरकारी इन सेवाओं की वितरक थी। और निजी क्षेत्र को तब काम करने का मौका दिया जाता था जब सरकार उस क्षेत्र में काम नहीं कर रही होती, सरकार उस क्षेत्र में काम नहीं करती है। और इस संदर्भ में देखा गया कि निजी क्षेत्र काम तो करता था सरकार के साथ मिलकर, लेकिन वह कई सारे बंधनों के साथ काम करता था। तो इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन दिया गया। 1980 के दशक में जब पूरे विश्व में राज्य बनाम बाजार, स्टेट वर्सेस मार्केट की परिचर्चा चालू हुई और बहुत से विकसित और विकासशील देशों ने उस अर्थव्यवस्था को अपनाया, तब भारत इससे दूरी बना के चल रहा था। राज्य बनाम बाजार की चर्चा का सूत्रपात उस समय यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के प्रयासों से हुआ, जिसमें उन्होंने स्पष्ट करा कि राज्य का काम व्यापार करना नहीं है, राज्य का काम कल्याणकारी कार्यों को करना है, राज्य को व्यापार से दूर रहना चाहिए और राज्य को व्यापार बाजार के भरोसे छोड़ देना चाहिए। यानी कुल मिला के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विस्तार 1980 के दशक में चालू हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस संदर्भ में कुछ हद तक प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन समर्थन न मिलने के कारण यह प्रयास विफल हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि सार्वजनिक अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार से काम करता है। ऐसा देखा गया कि भारतीय उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र के थे, उन उद्योगों में बड़े पैमाने पर अनस्किल्ड लेबर को लगाया गया। उनके द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता था उनकी गुणवत्ता स्तरीय थी और जब उनको बेचा जाता था तो उस पर बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी जाती थी। यानी अगर हम उसको सरल भाषा में समझें तो 1 रुपये कमाने के लिए हमें 1.5 रुपये का खर्च करना होता था। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था एक समय के बाद धराशायी हो सकती थी और ऐसी स्थिति 1985 के बाद भारत में बनने लगी, जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता रहा। इसके साथ में जो गल्फ वार चालू हुआ, खाड़ी युद्ध चालू हुआ, उस युद्ध के चलते पेट्रोलियम उत्पादों के दाम तेजी से ऊपर बढ़ने लगे और ऐसी परिस्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था में धन की कमी आ गई और हमें काफ़ी हद तक विदेशों पर अपने व्यापार के लिए निर्भर रहना होता था। इसका परिणाम ये निकला कि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक से मदद मांगने पड़ी। वर्ल्ड बैंक ने एक बार तो हमारे रिजर्व में रखे हुए सोने यानी गोल्ड को गिरवी रखकर वो लोन देना स्वीकार किया। जैसे तैसे हमारी अर्थव्यवस्था कुछ दिनों के लिए चलायमान रही, लेकिन आगे चल के ये संकट फिर अपने विकराल रूप को धारण करने लगा। तब भारत ने वर्ल्ड बैंक से मदद मांगी और अन्य विकसित देशों से मदद मांगी, तो भारत के लिए कुछ कंडीशनें उन्होंने दी। उन कंडीशनों में महत्वपूर्ण कंडीशन ये थी कि भारत को अपनी आर्थिक नीति में बदलाव लाना होगा और जिस प्रकार से विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं काम कर रही हैं वही स्वरूप भारत को धारण करना होगा। इस शर्त को पूरा करे बिना वर्ल्ड बैंक भारत की मदद करने के लिए तत्पर नहीं था। तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने इस शर्त को स्वीकार किया और उस समय के वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह, उन्होंने इस आर्थिक नीति को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसके लिए एक रोड मैप भी तैयार किया और ये रोड मैप भारत की अर्थव्यवस्था में
एक ड्रास्टिक चेंज यानी आमूलचूल परिवर्तन के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को तैयार करना था। साथियों, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में देश डिवाइड थे। साथ में हमने ये देखा कि 1948 से लेकर 1991 तक किस प्रकार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हावी थी और निजी क्षेत्र केवल शर्तों के साथ काम कर सकता था, जिसे खुली छूट काम करने की नहीं थी। अब दौर ये आएगा कि 1991 में हम एक नई आर्थिक नीति लाएंगे जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से संबंधित होगी। इस आर्थिक नीति की परिचर्चा मैं आपसे अगले वीडियो में करूंगा। इस वीडियो में आपके लिए मैं 1948 से लेकर 1991 तक का भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसके सफर तक ले जाने में कामयाब रहा। आगे आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के साथ 1991 से लेकर 2020 में क्या घटनाक्रम घटे उनके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। धन्यवाद।